पर बैठकर वही हरकतें दोबारा कर रहा है, तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। एक है जिसे मिर्जा जूनियर के नाम से दुनिया जानती है, और बाज़ लोगों को मुंह की बवासीर होती है और उसमें कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है। जब तक वो कोई गंद बाहर ना निकालें या कोई फितना अंगेज बात ना करें, तो उनकी इस मर्ज को आराम नहीं पहुंचता। इंजीनियर को मुंह की बवासीर है, इसी वजह से उसके मुंह से गलाज़ निकलती है। तो हम ये कहते हैं कि जिन बुजुर्गों और बाबों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, तो उनको भी मुंह की बवासीर थी, जिसकी वजह से उनके मुंह से इस किस्म के जुमले निकलते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खत्म नबूवत के ऊपर डाके डालते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर साहब के मुखालिफिन जो हैं वो इंजीनियर साहब की रिहाई के बाद इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इसके साथ साथ और भी दीगर बहुत से एडवोकेट जो TLP से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने आप को आशिक रसूल साबित करते हैं, उनका ये मुतालबा है कि इंजीनियर साहब के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर दोबारा से जेलम अकेडमी में बैठ कर हमारे बुजुर्गों और बाबों के ऊपर तनकीद करता है और ये नारा लगाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे दशा है ही कोई नहीं। यानी इनको ये तकलीफ होती है कि हमारे बुजुर्गों और बाबों को ये बुरा क्यों कहता है। लेकिन इंजीनियर साहब जो है वो तो ये कहते हैं कि वो बुजुर्ग और बापे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले, उन बुजुर्गों और बाबों को हम कुछ नहीं मानते। लेकिन ये कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो बुजुर्गों को नहीं मानता। तो ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों और बाबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक एडवोकेट हैं, एहसान उनका नाम है, TLP के एडवोकेट हैं, वो TLP के फेवर में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इंजीनियर साहब ने जिस तरह से ये बात की कि देखें जिन्होंने मेरे ऊपर FIR कटवाई थी, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते थे, वो जेल के अंदर हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 103 दिन के बाद जहाँ जेलम अकेडमी में बैठा। इस बात के ऊपर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को जवाब दिया कि इंजीनियर जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहा है। उनका ये कहना है कि वो बेकसूर हैं, उनको जेल के अंदर डाला गया है, कि पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब और दीगर जितने भी उनके जो कारकुन हैं TLP के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको बेकसूर जेल के अंदर डाला गया। लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे। ये कि मेरी 103 दिन बाद जमानत हो गई और आप हमेशा के अंदर चले गए, व्हाट्स द नॉनसेंस। बेवकूफों वाली बात है। जमानत होना कुछ जुर्म से बर्रियत की दलील तो नहीं होती, जमानत होती ही इसी जुर्म में। तुम्हारी जमानत हुई, इसका मतलब है तुमने कुछ जुर्म किया होगा। और जिस तरह अगर और लोग अंदर हैं तो उनकी भी जमानतें हो जाएंगी, रोना शुरू हो गई है, और वो तो एक पॉलिसी के तहत जुल्म सितम के साथ अंदर है, उन पर तो कोई ऐसा एलिगेशन है ही नहीं जो तुम पर था। तुमने जो हरकत की थी वो तो नाकाबिल माफी है, तुमने तो पूरी उम्मत मुसलमान का दिल दुखाया था, और ये तो एक सरकारी पॉलिसी की वजह से अंदर गए, और आज पॉलिसी चेंज होगी, बाहर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लें कि अपने लोगों की किस तरह से ये सफाइयाँ देते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इंजीनियर ने तो गुस्सा ही की थी, इस वजह से इंजीनियर को जेल के अंदर बंद किया गया था। यानी देख लें, एक बंदे के ऊपर गुस्सा ही के इल्ज़ामात लगाए गए। अब ये फ़िरका परस्त उलमा कह रहे हैं कि उसने जुर्म किया था, यानी इनकी नज़रों में तो वो तो गुस्ताख़ रसूल डिक्लेयर हो ही जाता है। और दूसरी तरफ देख लें कि जो लोगों को इश्तियाल दिलाते थे, यानी पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब और इसके साथ दीगर जो साद हुसैन रज़वी साहब, अनस रज़वी साहब, वो मेंबरों के ऊपर बैठ कर लोगों के तासुबाना दिन बनाते थे। लोग कहते थे कि इस बंदे को सफ़ हस्ती से मिटा दो, इस किस्म की बातें करते थे। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो अभी एहतजाज किया था, उस एहतजाज के दौरान बहुत से ऐसे नाहक लोगों की जानें भी गईं। तो उनके ज़िम्मेदार कौन हैं? ज़िम्मेदार भी ये लोग हैं, यानी हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब और दीगर जिनको पकड़ा गया है, जिनके ऊपर केस डाले गए हैं, वो इसी वजह से डाले गए हैं कि उन्होंने नाहक लोगों की जान को ख़तरे में डाला, नाहक लोगों को इन्होंने कत्ल किया। तो इसी वजह से उनके ऊपर जो है वो FIR हुई, उनके ऊपर केस बना। लेकिन ये कहते हैं उनको बेकसूर जेल के अंदर डाला गया है, यानी वो कौन हिसाब देगा? नाहक लोगों को इन्होंने सफ़ाई हस्ती से मिटाया। ये क्या करते हैं कि मीठा मीठा हाँ पर कोड़ा कोड़ा तो, यानी अपने मसलक का कोई भी आलिम दीन हो, वो इनकी नज़रों में वो आशिक रसूल होता है, उसने कुछ भी नहीं किया होता, और दूसरे जो हैं वो इनकी नज़रों में गुस्ताख़ रसूल हैं। और इसके साथ साथ देख लें कि वो उनका ये कहना है कि इंजीनियर जो है वो जेल अकेडमी में बैठ कर इश्तियाल दिला रहा है लोगों को, इस किस्म की बातें करके। इंस्टिगेशन करना, प्रोवोकेशन करना, जानबूझ के किसी को मुश्तगिल करना और किसी को इश्तियाल दिलाना, ये भी जुर्म है। अगर नहीं पता तो फिर PPC की सेक्शन 115 से 117 तक आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि एडवर्टाइजमेंट करना और किसी को इंस्टिगेशन करना, इश्तियाल दिलाना, ये भी जुर्म है। इस जुर्म में भी तुम अंदर जा सकते हो। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये फिर मौज़ाए जुर्म पर आ गया है। जिस जगह बैठकर इसने जुर्म किया था, ये फिर प्लेस ऑफ अकरेंस पर आके बैठ गया है, फिर मौज़ाए जुर्म पर इसे आ गया। इसकी तमाम चीजें मौज़ाए जुर्म है, वो इसकी तमाम चीजें जो है वो ऑलरेडी कब्जा पुलिस में ली गई है, केस प्रॉपर्टीज है, वहीं पर बैठकर वही हरकतें दोबारा कर रहा है। जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए। माशरे में बिगाड़ का बाइस बनते हैं, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डैमेज करते हैं, लोगों की ज़हनी अज़ियत का बाइस बनते हैं, लोगों के जज्बात को मजबूर करते हैं और पूरा उन अमल लोगों पर तानो तशरीह करके उन्हें प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं और बैटमैन करते हैं कि लोग जो है ना वो माशरे में एक दूसरे के खिलाफ बोलें और इस तरह की हरकतें करें। इसे कंडेम किया जाना चाहिए और मैं इसे दोबारा कहता हूं कि बंदे का पुत्र बन। यहाँ पर जो एडवोकेट ये बात कर रहे हैं उनसे मेरा मासूमाना सवाल है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, किस तरह से उस गैंग के साथ बैठकर लोगों को इश्तिहाल दिला रहा था कि कोई भी गुस्ताख़ रसूल उस महल्ले में रहता हो तो कैसे उस महल्ले वाले जो हैं वो उस महल्ले में जी रहे हैं।
یعنی ان کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ کوئی مرد مجاہد اٹھے، جس طرح سے ممتاز قادری نے ایکٹیویٹی کی تھی اسی طرح سے کوئی ایکٹیویٹی کرے. یعنی اس کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ انجینئر اور دیگر جتنے بھی لوگ جن کے اوپر وہ صحیح کے الزامات لگے ان کو صفحہ ایسے سے مٹایا. ہماری عدالتوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس طرح یہ وکلاء بتا رہے ہیں اور کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ نہ وہ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ ایسی بونگی باتوں پر وہ ایسے خطرناک قسم کے ملزموں کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب آپ تمام صحافی حضرات بتائیں کہ پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ہم یہی نعرہ بلند کریں کہ منصب اس سے آگے اور کیا ہے. یعنی جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے. یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جج، یہ کیا چاہتی ہے ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز قادری صاحب نے ایکٹ کیا تھا اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے. کیا مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو اشتعال نہیں دلا رہے؟ ان کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے عالم دین، اپنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ لوگوں کو اشتعال دلاتے رہیں، لوگوں کے تعصبانہ ذہن بناتے رہیں، ان کو نظر نہیں آتے. ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ دوسرے لوگ نظر آتے ہیں. انجینئر کو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اشتعال دلا رہا ہے. انجینئر نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، وہ غصہ رسول ہے، ہم بھی سچے عاشق رسول ہیں، ایسی بات تو کی کبھی نہیں. لیکن ان کا کیا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے بزرگوں اور بابوں کا دفاع کرنا. میں دوستوں ان کو تکلیف یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا کیوں ہوئے. ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو بڑے قائد ہیں، وہ جیل کے اندر کیوں ہیں؟ تو بھائی انہوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا. لوگوں کو تعصبانہ ذہن بنانا، جو بھی جج جو ہے وہ کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہوتا، اس کے اوپر صرف اور صرف گستاخی کا الزام لگایا جاتا ہے تو اس جج رہا کر دیتا ہے تو اس کے سر کی قیمت بھی رکھ دی جاتی ہے. ایسے تعصبانہ ذہن کے لوگ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر حکومت کو تو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. پچھلی ویڈیو کے اندر ایک بھائی نے بہت ہی اچھا کمنٹ کیا تھا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا اپنا بیٹا ہوتا اس کو وہ اشتعال دلاتا کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اس قسم کی ڈرامہ بازی کبھی بھی نہیں کرے گا. یعنی اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھنس جانے ہیں، ان کے اوپر تنقید ہونی ہے اور اس کے ساتھ ان کو جیل کے اندر بند کر دیں. یعنی دوسرے لوگوں کے تعصبانہ ذہن بناتے رہیں، لیکن اپنے بچے ان کو جو ہیں وہ بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو، دوسرے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے ہیں ہی پاگل، ان کو پاگل ہم بناتے رہیں، ان لوگوں کا تعصبانہ ذہن بناتے رہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کی زندگیوں خطرے میں ڈال اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم دین کھڑے گئے. ایک عاشق رسول، ایک محب نبی، وہ یقیناً بعض اوقات جذبات میں باتیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اب ایک چیف جسٹس کے خلاف صرف ایک دھمکیاں محض گفتگو ہوئی، اس کو جذبات کا یا احساسات کے اس جو سرکمسٹانسز تھے ان کا بینیفٹ نہیں دیا گیا اور اس بندے کو 37 سال کے لیے سزا سنا دی گئی عدالتوں نے. دوستو یہ حال ہے ان کا ایسا تعصبانہ ذہن بن گیا ہے کہ انجینئر صاحب نے جیلم اکیڈمی اوپن کی، اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ انجینئر ہمارے خلاف باتیں کیوں کرتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف باتیں کیوں کرتا ہے جن کو بند کیا گیا، جن کو جیل کے اندر ڈالا گیا. تو بھائی اپنی سزا بھگتنی ہے تو پھر باہر نکلنا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا ممبروں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو اشتعال دلاتے تھے، لوگوں کی تعصبانہ ذہن بناتے تھے، تو ایک نہ ایک دن پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنی تھی کہ انہوں نے فرقہ واری جو پھیلائی تھی امت مسلمہ کے اندر. اس والے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.